इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि ये क्वेश्चन हर प्रेग्नेंट खातून और उनकी फैमिली वाले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछते हैं कि हमें बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के टीके आपने अब तक नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, कब लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा हॉस्पिटल लाहौर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि ये क्वेश्चन हर प्रेग्नेंट खातून और उनकी फैमिली वाले अपने गायनेकोलॉजी से पूछते हैं, और वो ये कि हमें बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के टीके आपने अब तक नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, कब लगाएंगे। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि मुख्तलिफ गाइडलाइंस हमें क्या रिकमेंड करती हैं, किन किस वक्त पे लगने चाहिए और किन केसेस में लगने चाहिए। अव्वल तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो स्टीरॉयड के इंजेक्शन जो हम बेबी के लंग डेवलपमेंट के लिए लगाते हैं, ये हर केस को नहीं लगते। ये उन्हीं केसेस को लगते हैं जहाँ हमें वक्त से पहले डिलीवरी का खदशा हो, तो हमें ये लगता है कि बच्चा ऑब्वियसली जब डिलीवर होगा तो उसके सांस में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको न्यू नेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, फर्दर ऑक्सीजन या सी पैप या इवन वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम उनको स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं कि इस किस्म की कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाए। तो ब्रॉडली हम आपको समझाने के लिए 3 ग्रुप्स डिवाइड करते हैं। नंबर 1, 24 से 35 वीक्स के बीच में अगर किसी की डिलीवरी है। नंबर 2 वो ग्रुप 35 से 37 के बीच में अगर डिलीवरी है। थर्ड ग्रुप 37 से 39 के बीच में डिलीवरी है। सबसे पहले बात कर रहे हैं 24 से 35 हफ्ते के बीच में प्रेगनेंसी और हमें खदशा है कि डिलीवरी इस दौरानिया में ना हो जाए। अब ये वो कौन से केसेस हैं जिनमें हमें वक्त से पहले 24 से 35 वीक्स के बीच में डिलीवरी का खदशा लगता है। वो हैं जिनको वक्त से पहले दर्दें शुरू हो गई, वक्त से पहले पानी की थैली फट गई, या जो माँ है उसको बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन है कि हमें खुद लगता है कि मेडिकली कि हमें ये जो डिलीवरी है वो कर लेनी चाहिए ताकि माँ भी खैरियत से रहे और बच्चे भी खैरियत से रहे। कुछ केसेस में अल्ट्रासाउंड से फॉलोअप करते हैं तो बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, आवल से खुराक नहीं जा रही होती, जिसको हम ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इन केसेस में भी हमें कभी डिलीवरी करने का फैसला पड़ सकता है। कभी कुछ ऐसे केसेस में पेशेंट का जिगर अफेक्ट हो जाता है, जिसको हम कोलिस्टेसिस कहते हैं, उनमें भी कई दफ़ा हमें डिलीवरी पहले करनी पड़ सकती है। सो वो केसेस जिनको कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, माँ को कोई मसला है या आवल से बच्चे को खुराक नहीं जा रही और हमें ये फैसला करना पड़ रहा है कि 24 से 35 हफ्ते के बीच में डिलीवरी करनी है, उन केसेस को स्टीरॉयड लगाना लाजमी है। ये डिफरेंट गाइडलाइंस ने कहा है कि स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि इन केसेस को लगना है। अब कौन सा इंजेक्शन लगता है? फार्मेसी में 2 किस्म के इंजेक्शन हैं, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन। आपके डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा लगना है। दोनों की ऑलमोस्ट एक ही सक्सेस रेट है, ऑफ डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस को कम करने का एक ही सक्सेस है। बीटामेथासोन के इंजेक्शन जो है वो टोटल जो है 24 मिलीग्राम लगता है। 12 मिलीग्राम का इंजेक्शन पहले टाइम पे लगता है और यही 12 मिलीग्राम का इंजेक्शन पूरे 24 घंटे बाद दोबारा लगता है। इसके बरक्स अगर कोई डेक्सामेथासोन लगाना चाहते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। वो भी टोटल जो अमाउंट है वो 24 मिलीग्राम है। पहली डोज 12 मिलीग्राम लगती है और उसके 24 आवर्स के बाद 12 मिलीग्राम की सेकेंड डोज लगती है। कुछ केसेस में कुछ कंसल्टेंट्स जो 24 आवर्स का वेट नहीं करते, 12 मिलीग्राम की डोज 12 घंटे के वक्फे में 2 डोजेस लगा देते हैं। और कभी कभी कुछ डॉक्टर्स इस जो एक और रिकमेंडेड थर्ड डोज है वो ये है डेक्सामेथासोन का 6 मिलीग्राम का इंजेक्शन हर 12 घंटे लगाते हैं। टोटल 4 इंजेक्शन पूरे करने होते हैं। सो एंड पे टोटल 24 मिलीग्राम की डोज ही लगी। इस डोज को लगने के 24 घंटे बाद से लेके 7 दिनों तक बच्चे को मैक्सिमम फ़ायदा है इन इंजेक्शन का। सांस में प्रॉब्लम होने का चांस कम हो जाएगा अगर उसकी डिलीवरी होगी, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने का चांस कम है। बच्चे के जो वक्त से पहले पैदा होते हैं उनके ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकती है, जिसको हम इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज कहते हैं। इन इंजेक्शन से इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होने का चांस भी कम है। और थर्ड, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, यानी कि आंतों की कईयों की वक्त से पहले डिलीवरी की वजह से इन्फेक्शन हो सकती है, इन स्टीरॉयड की वजह से ऐसी इन्फेक्शन होने का चांस भी कम है, बशर्तिया कि जो डिलीवरी है इन टीकों के लगने के 24 घंटे के बाद से लेके 7 दिनों के अंदर हो। अगर 7 दिनों के बाद किसी की डिलीवरी हो रही है तो इन इंजेक्शंस का उस वक्त बेनिफिट नहीं रहेगा। सो वो
पेशेंट्स जिनके ज़हन में होता है कि जी हमें फेफड़े मजबूत करने के टीके नहीं लगे, भाई आपकी तो डिलीवरी अगले 7 दिन में हो ही नहीं रही, तो आप ये इंजेक्शंस क्यों लगाएंगे? क्योंकि उनका 7 दिन के बाद तो फ़ायदा ही नहीं है। और हर वक्त ये इंजेक्शंस रिपीट करके दोबारा दोबारा नहीं लगाए जा सकते, इनकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने लग सकती हैं। तो जो पहली दफ़ा ही इन स्टीरॉयड का कोर्स लगता है, वो आपके डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के डिसाइड करते हैं कि अगर आपकी वक्त से पहले डिलीवरी का चांस लग रहा है, ये उसी सूरत में ही लगते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा केस हो सकता है कि जिनकी 7 दिन के अंदर डिलीवरी नहीं हुई, बेशक उनको वक्त से पहले जैसे दर्दें लगी और फिर दवाइयों की वजह से वो दर्दें रोक ली गई और वो टाइम आगे चलता गया, और फिर जैसे कि 2 या 3 हफ्ते बाद फिर खदशा लगा कि नहीं अभी ये डिलीवरी हो जाएगी, उस वक़्त कई दफ़ा आपके डॉक्टर ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक और स्टीरॉयड का कोर्स लगाया जाए। पर रिकमेंडेड ये है कि अगर किसी वक्त हमें लग रहा है कि सेकंड कोर्स ऑफ स्टीरॉयड लगाना पड़ा है और पहले कोर्स को 14 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है, उस वक़्त कभी कभी कुछ केसेस में ये लगाया जा सकता है, पर इसके बाद ये दोबारा नहीं लगाया जा सकता। इनकी फिर आगे बच्चे को नुकसान है इतने ज़्यादा स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगाने का। सो एक क्लास आपको समझ आ गई, 24 हफ्ते से 35 हफ्ते के बीच में कभी वक्त से पहले डिलीवरी है तो स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया है ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम दूसरे ग्रुप में आते हैं जिसको हम लेट प्री टर्म डिलीवरीज कहते हैं, यानी कि 35 हफ्ते से 37 हफ्ते तक, इसको हम लेट प्री टर्म कहते हैं। क्या अगर इस टाइम ड्यूरेशन में किसी की वक्त से पहले दर्दें शुरू हो गई, पानी की थैली फट गई या कोई और प्रॉब्लम जहाँ हमें लग रहा है कि डिलीवरी करनी चाहिए, इनको क्या स्टीरॉयड लगाने चाहिए? इसमें ये कहा गया है कि जी ये केयरफुल डिस्कशन के बाद डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि 35 और 37 वीक्स के बीच में अगर स्टीरॉयड लगाए गए और वो बच्चे इस टाइम दौरानिया में डिलीवर भी हो गए, तो डिलीवरी के बाद ऐसे बच्चों में शुगर कम होने का चांस हो जाता है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, और फिर उनको ऑब्वियसली न्यूनेटल इंटेंसिव केयर की यूनिट पड़ती ताकि उनकी शुगर मॉनिटर हो सके। पर डिपेंडिंग कि किसी अस्पताल की नर्सरी की फैसिलिटीज़ क्या हैं, अगर किसी की 35 और 37 वीक्स के बीच में डिलीवरी का खर्चा है तो अमूमन आपके डॉक्टर फिर भी रिकमेंड कर देते हैं कि जी स्टीरॉयड लगा लें ताकि बच्चे के किसी किस्म के लंग्स का पैदाइश के बाद फेफड़ों का कोई प्रॉब्लम ना हो। पर ऑब्वियसली क्योंकि इस वक्त ये भी लिंक्ड है कि पैदाइश के बाद बच्चे की ग्लूकोज कम हो सकती है, तो उनकी शुगर मॉनिटरिंग होना भी लाजमी है, जो बच्चे 35 और 37 हफ्ते के बीच में डिलीवर हुए और उनको स्टीरॉयड लगाए गए हैं। अब थर्ड ग्रुप आ गया 37 से 39 वीक्स के बीच में, वो केसेस जिनके सजेरियन होने हैं, यानी कि पहले प्रीवियस 1 सजेरियन है या पहले 2 या 3 सजेरियन है, और हम अब समझते हैं कि सजेरियन होना चाहिए 37 और 39 वीक्स के बीच में। उसके लिए जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि ऐसे केसेस में स्टीरॉयड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बेबी के अपने ही लंग्स एडिक्वेटली डेवलप हो गए हैं, तो अननेसेसरी स्टीरॉयड लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर लगाए जाएंगे तो पैदाइश के बाद बच्चे की ग्लूकोज भी कम हो सकती है, और एक और प्रॉब्लम जो देखी गई है कुछ स्टडीज़ में कि इन बच्चों को लॉन्ग टर्म बाद में बच्चे की थोड़ी सी इंटेलिजेंस कम हो सकती है। सो रिकमेंड नहीं किया जाता कि 37 और 39 वीक से बीच में अगर किसी का इलेक्टिव सजेरियन किया जा रहा है उस वक्त स्टीरॉयड लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो टेक होम मैसेज ये है कि हर एक को स्टीरॉयड के इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह के हर कोई ये समझता है कि हमें फेफड़े मजबूत करने के टीके नहीं लगे। सिर्फ उन्हीं केसेस में मेडिकली रिकमेंडेड है जिनकी डिलीवरी 35 वीक से पहले किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो रही है, उन केसेस में लाजमी स्टीरॉयड लगना चाहिए। जिन केसेस में 35 और 37 वीक्स के बीच में लग रहे हैं, आपके डॉक्टर आपका केस आपसे ज़्यादा बेहतर डिस्कस करेंगे कि क्या आपके बेबी के लिए ये लगाएं या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे की बाद में शुगर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो कि नर्सरी में की जाएगी। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जहन में जो सवाल हैं स्टीरॉयड इंजेक्शंस को लेके वो क्लियर हो गए हैं, और ये बात का आपके जहन में क्लैरिटी आ गई है कि ये हर एक को इंजेक्शंस नहीं लगाने।